आपका प्रश्न ये है, ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण की व्याख्या कीजिए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग नहीं के बराबर पाई जाती हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है बेसिक्स में, इसलिए आज हम इसका जो मेंस आंसर राइटिंग है वो देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिखा होगा, मैंने आपको ये पहले ही प्रश्न दे दिया था। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, एक तो व्याख्या करनी है, और व्याख्या किस चीज़ की करनी है आपको? ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण की व्याख्या करनी है, ना कि ज्वालामुखी होते क्या हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहली गलती जो है आप वो यही करेंगे कि आप ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। आपको ऑफकोर्स आता सब है, लेकिन एग्जामिनर ने जो पूछा है वही देना है। तो व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। अगर व्याख्या आता है तो क्या करना होता है इसमें? जब भी व्याख्या आता है तो आपको क्या देना होता है? क्लियर रीजंस देने होते हैं, उसके टॉपिक के स्पष्ट स्पष्ट कारण देने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो माइंड में आप ये रखिए कि जब भी व्याख्या आएगा तो आपको स्पष्ट कारण देने होंगे जो भी पूछा गया है उसके। और इनमें आप क्या क्या दे सकते हैं? एक तो आप बताएंगे कि क्या हुआ है, ठीक है, और कब हुआ है, और कैसे हुआ है, या फिर कैसे हुआ है, या फिर क्यों हुआ है। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको एड्रेस करनी होती हैं पेपर में जब ऐसा कुछ व्याख्या करने को आता है, जिसकी व्याख्या करने को बोला गया है। अब देखिए, ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण में आप क्या क्या चीज़ें इनमें से दे सकते हैं। एक तो क्या दे सकते हैं, कब हुआ ये नहीं दे सकते। कब हुआ जो है वो आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट से, जो आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी ये वाला आपका बनेगा व्याख्या वाले में। ठीक है, जितनी ज़्यादा चीज़ें इन चारों में से आप कवर कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रश्न कौन सा पूछा गया। ठीक है, कब वाला शायद आपको नहीं पता हो। कब वाला एक एस्पेक्ट आप दे सकते हैं कि हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, करंट अफेयर के तौर पर आप दे सकते हैं ये हुआ है माउना लोआ में या पैसिफिक ओशन में। तो उस वाले कॉन्टेक्स्ट में आप कब दे सकते हैं, ये वाले प्रश्न में भी। ठीक है, ज्वालामुखियों वाले में। और कैसे होता है ये तो हमें बताना ही है। ठीक है, कि वोल्केनिज्म कैसे होता है और इसके कारण क्या है, वो क्यों वाले पॉइंट में हमारा आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको स्पष्ट कारण देने हैं। इन चार चीज़ों पर अगर आप सोचेंगे और अपने नोट्स इन्हीं चार चीज़ों पे बनाएंगे तो कभी भी आपके कंटेंट में आपको कमी नज़र नहीं आएगी। और ये आपको हर एक प्रश्न के लिए करना होगा, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी स्टार्ट करना होता है। अगर आपको एक दिन में 4-5 भी आप प्रश्न कर पा रहे हैं, फिर भी आपके पास स्टॉक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का, और उनमें ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए। और इनके साथ साथ में आपको इनको किससे करना है, करंट अफेयर्स इनमें लाने हैं। जैसे मैंने बताया ना, इन चार चीज़ों में से क्या का जवाब आप दे देंगे कि वॉल्केनो क्या है, आप डेफिनेशन उसके लिखेंगे। ठीक है, और फिर कैसे भी आप दे देंगे, कैसे और क्यों, ये दोनों भी दे देंगे, क्योंकि आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट बाउंड्रीज हमने पढ़ ली है हिंदी में। ठीक है, वो और कब वाला एस्पेक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा, करंट अफेयर्स से। जैसे आप देख सकते हैं अभी हाल ही में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जैसे बैरन आइलैंड में अगर कोई होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं कि 2015-16 में हुआ था। तो भारत में भी एक आध ऑप्शन इस जब ये भारत की हम चर्चा करेंगे ना तो देंगे कि एक्सेप्शन है यहाँ पर, लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन एक्सेप्शन बैरन आइलैंड है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है। ठीक है, तो व्याख्या वाला शब्द आज आपने पढ़ लिया। ऐसे ही और भी आते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, इसका क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिकली एक्सप्लेन आता है। ठीक है, कि मतलब आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इस तरीके से भी चीज़ें आती हैं, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल आज हम ये देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि स्पष्ट आपको कारण देने हैं। इसके साथ में आपको याद रखना है, जब भी व्याख्या आता है तो आप ये सोचिए कि आप जो हैं एक ऐसे बच्चे के लिए लिख रहे हैं जिसको अभी तक उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना होगा, ऐसे क्लैरिफाई करना होगा, टॉपिक को स्पष्ट करना होगा। और स्पष्ट करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेंगी, डेफिनेशंस देनी पड़ेंगी, यानी कि परिभाषाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस टॉपिक में आप किसकी परिभाषा देंगे, इसमें आपको ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण के बारे में पूछा है, मेन है, लेकिन ज्वालामुखी क्या होता है उसकी परिभाषा आप देंगे, क्योंकि आप एक बच्चे के लिए लिख रहे हैं, ये सोचिए। ठीक है, व्याख्या वाले में अगर हम किसी छोटे बच्चे को बताएंगे तो वैश्विक वितरण से पहले उसको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में बताया आपने स्टार्टिंग में ही थोड़ा, 1-2 लाइन, कि ज्वालामुखी ये होता है।
और उसके बाद में फिर बताएंगे, वैश्विक वितरण वाला हेडिंग डालेंगे, और फिर तुरंत जहाँ पर आपने ये वाला हेडिंग डाला उसी के बगल में या फिर उसके नीचे जितना भी आपका स्पेस बनेगा, या यहाँ पर एक आपका मैप बनना चाहिए। उस मैप में आपका क्या आना चाहिए, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण दिखाना है। ठीक है, वैश्विक लेवल पर बात हो रही है तो वर्ल्ड मैप आएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग नहीं के बराबर है, क्यों। ये जो क्यों वाला एस्पेक्ट है ना, उसको थोड़ा सा आपको जब आप प्रस्तावना बांध रहे होंगे अपने प्रश्न की स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे आप दोनों इस वाले पार्ट को और इस वाले क्यों को दोनों को कैसे दे सकते हैं एग्जामिनर को, कि आपको समझ में आ गया है आपको प्रश्न में क्या लिखना है। ठीक है, तो वो हम आगे देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्वालामुखी को परिभाषित कर दीजिए। उसके बाद ये क्यों वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा कवर करना है। तो आपको पता होगा जो प्लेट विवर्तनिकी का हमने सिद्धांत पढ़ा था उसके बारे में ही आपको बताना है, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज होती हैं उनके अलॉन्ग ही आपके क्या होते हैं, ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलते हैं। तो इन दोनों को पहले ही इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना वाले पार्ट में लिख देना है, जैसे कि मैं अभी लिख रही हूँ। तो आपने देखा कि ये आपकी क्या थी, प्रस्तावना थी। ठीक है, प्रस्तावना, जिसको वैसे आपको हेडिंग नहीं लिखना है, प्रस्तावना, बस आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है। जो भी आपके मन में आता है ज्वालामुखी की डेफिनेशन ऐसे याद करके भी जा सकते हैं, अगर याद कर लेंगे तो पहले जो है आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी उससे। तो या फिर आप एक बच्चे को जैसे समझा रहे हैं वैसे समझा सकते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या वाले में, कि ज्वालामुखी एक दरार या छिद्र, जिसको वेंट बोला था, ज्वालामुखी का वेंट होता है ना एक, जिससे पिघली हुई चट्टान जैसे मैग्मा कहते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, और या फिर गैस, राख जैसे अन्य पदार्थ जो है पृथ्वी की सतह पर प्रस्फुटित होते हैं। और फिर कनेक्ट करना है, एक तो आपने बता दिया ज्वालामुखी क्या है, डायरेक्ट इसकी परिभाषा दे दी। ठीक है, ये परिभाषा हो गई, और इसमें आपको मैग्मा अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, मैग्मा अंडरलाइन कर देना है, और उसके साथ में फिर जो अगला पार्ट है ना क्यों वाला, उसको जोड़ देना है प्रस्तावना में ही। कैसे जोड़ेंगे, ये स्थलीय भागों और महासागरों दोनों पर और मुख्यतः प्लेट सीमाओं के साथ पाए जाते हैं। तो आपने ये क्यों का उत्तर ना लगभग आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आप जो है इनके बारे में, प्लेट सीमाओं के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में दिख झलक रहे हैं, कि इसी से पता चल जाएगा प्रस्तावना से कि आप क्या क्या चीज़ें बाद में लिखने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इस सिंपल प्रश्न का। अब इसमें आपने देखा हमने दो चीज़ें कवर कर ली, जैसे मैंने व्याख्या में बताया था आपको, व्याख्या में आप क्या तो कवर कर लिया आपने, ज्वालामुखी क्या होता है वो भी बता दिया, और क्या आपको किसका कवर करना है, ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण का भी क्या आपको कवर करना है, जो कि हेडिंग अगला यही होने वाला है। ठीक है, और दूसरा आपने कब वाला एस्पेक्ट अभी आपको नहीं, उसको एग्जाम्पल में डालेंगे जब करंट अफेयर में बताएंगे कि यहाँ यहाँ फटा है। ठीक है, और अभी 2000 इसमें फटा या इसमें फटा। ठीक है, तो कब वाला एस्पेक्ट नहीं, लेकिन ये जो क्यों वाला एस्पेक्ट है और जो कैसे वाला है, ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे जब हम इसको और अच्छी तरीके से बताएंगे, कि इसको प्लेट सीमाओं को बताएंगे। ठीक है, आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी आपको कैसे एक एक चीज़, एक एक कीवर्ड को पढ़ना है। बहुत देर लगेगी आपको स्टार्टिंग में आंसर लिखने पर, लेकिन जोर देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, एग्जामिनर को बिल्कुल सामने वो चीज़ एकदम दिखनी चाहिए कि आपने वो लिखी है। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट हम कवर अब आगे कर रहे हैं, एक तो इसके बारे में करेंगे, और फिर बारे में कौन सा, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्यों नहीं है, इसके बारे में भी ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, हेडिंग टू हेडिंग। ठीक है, अब मैं इसे आगे बढ़ रही हूँ, इसे मिटाकर।
ये है आपका मैप, जो कि आपको बनाने में काफ़ी देर लग सकती है पहले बार में, लेकिन आपको ये थोड़ा और जल्दी करना होगा, ठीक है। और इसको आपको ये नहीं सोचना है कि मैप आपका इधर उधर हो रहा है या फिर ये स्केल्ड नहीं है। जैसा आपसे वर्ल्ड मैप बनता है बस वो दिखना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आप इसमें वॉल्केनोज दिखा रहे हैं, उस हिसाब से कहाँ कहाँ पर है बस इतना नज़र आ जाए, वैसा मैप चल जाएगा, ठीक है। बहुत परफेक्ट ये नहीं है, और ना ही वहाँ पर इतना परफेक्ट आपसे मैप बन पाएगा कि आप सोचे कि ये यूरोप ऐसा तो नहीं दिखता, या फिर ये इंडोनेशिया वाला रीजन ऐसा तो नहीं दिखता, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर आप चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, ये एक कटक है जो मिड ओशियनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक है ये, इसको पूरा लिख दीजिए, ये वाला जो यहाँ से इधर जा रहा है ये वाला पार्ट। और यहाँ पर आप कॉन्टिनेंट अगर चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका। वैसे ये समझ में आ जाएगा, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको वैसे लिखने का। और यहाँ पर इस समुद्र को आप, इस महासागर को आप बता सकते हैं, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। वॉल्केनिक जो मैप है ना, एक और तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप ये देख रहे होंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इधर वाली, ये दोनों क्या है, ये एक रिंग फॉर्म करती है पैसिफिक ओशन में। अगर आप देखें तो ये रिंग कुछ इस तरीके से आपकी दिखेगी, ये इधर जो नॉर्थ अमेरिका है उधर कोस्ट तक, ये रिंग के अलोंग ये प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो इसको कहते हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर भी इसको कहते हैं। इस हिसाब से भी आप मैप को दिखा सकते हैं, लेकिन ये इसलिए दिखा दिया है मैप मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ये मिड ओशियनिक रिज भी दिखानी थी। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे तो आप इस हिस्से को और ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकते हैं बीच में, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको याद आती हैं वो लिख दीजिए फटाफट से, चाहे ये याद आ रहा है या ये याद आ रहा है, इनमें से अगर आप कुछ चीज़ें भूल भी जाएँ इट इज़ ओके। बट जो मेजर 3 हैं वॉल्केनो सबसे बड़े जो एक्टिव हैं, उनको तो आप लिख ही दीजिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया, एग्जामिनर को नज़र आ गया कि आपने कुछ डेटा भी दिया है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए ये इस तरीके से। और आपने अभी सारी, ये अभी सारी होगा, सॉरी मैंने जल्दी जल्दी में अभी सास सी कर दिया, ठीक है। अभी सारी प्लेट सीमाएं इनको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। एक बार थोड़ा ऐसे नज़र मार लीजिए कुछ ऐसे गलत तो नहीं हो रहा है आपका। वैसे इतना टाइम नहीं मिलेगा तो कोशिश कीजिए कि पहले फोकस करें, करके ही लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर गलती से ये लिख दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। उसके बाद में ये अभी वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखियों का वितरण ही हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें अभी वितरण के बारे में थोड़ा लिखना भी है। ये तो आपने मैप दिखाया ना, मैप के साथ साथ में इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, इन प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। तो वो हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि मैंने एक दो 1 से लेकर 4 तक जो मेन मेन बेल्ट थी, जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, उनमें कुछ कीवर्ड्स रिलेटेड डाल दिया है मटेरियल, उनको एक्सप्लेन यहाँ पर यानी कि उनकी व्याख्या कर दी है, ठीक है। व्याख्या का मतलब कि उनके बारे में आपको क्या क्या पता है। आप ध्यान रखिए, व्याख्या जब आप करते हैं तो आप एक छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, इस तरीके से आप करिए, ठीक है। तो
अ, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे ना कि आपने इसमें नॉर्मली बात लिखी हुई। असल में हमको नॉर्मल ही बात लिखनी होती है, बट आपके कहने का अंदाज़ और लिखने का अंदाज़ थोड़ा-सा अलग होता है उसमें, ठीक है? लिखने में आपको ये स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे प्रशांत अग्निवलय ये एक कीवर्ड है, ठीक है? अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएँ ये एक कीवर्ड है, और अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, ये सब आपको इसमें आना चाहिए कीवर्ड, ठीक है? और कटक बेल्ट के बारे में देखा आपने, और ये प्लेटो के बारे में आपने बताया हुआ है, मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? और एक एक एग्जाम्पल अगर हो जाए उसमें तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? जैसे हर एक में एक एक उदाहरण आपने दे दिया, जो आपने मैप में दिखाए हैं वही चीज़ें अभी आपने व्याख्या भी उनकी अच्छे से कर दी है, ठीक है? ये मत सोचिए कि एग्जामिनर को मैप में तो दिख ही रहा है, उसी चीज़ को हम लिखे क्यों। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करनी ही पड़ेगी, वरना ना ही आपका पेज भरेगा और ना ही एग्जामिनर सिर्फ मैप पर ही आपके मार्क्स देगा। मैप आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है, अभी पहला पार्ट ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। हमने ज्वालामुखी के वितरण के बारे में बताया, और क्या क्या बताया हमने। एक तो हमने ये बताया कि वितरण क्या है। क्या है का एस्पेक्ट तो आपको पता ही चल गया कि वितरण क्या है, ये नहीं बताना है आपको। बेसिकली सबसे पहले आप देखेंगे कि वितरण कहाँ हुआ है, ये एस्पेक्ट बता सकते हैं ना। वितरण शब्द से ही आपको पता लगेगा कहाँ हुआ है, ये आपका सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है? तो कहाँ कहाँ हुआ है उसका आंसर हमने अच्छे से दे दिया है। एक तो इस बेल्ट में है, इस बेल्ट में है, और उनके उदाहरण भी दे दिए हैं, ठीक है? उसके बाद अब दूसरा पार्ट आता है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग नहीं के बराबर है, इसका कारण आपको बताना है। ये हमने यहाँ तक दूसरा वाला पार्ट भी पूरा कर लिया, ठीक है? जिसमें आपने बताया कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधि जो है, उनके अनुपस्थिति के क्या क्या कारण रहे हुए। एक तो भारतीय प्लेट की विवर्तनिकी स्थिरता, स्थिर है भारतीय प्लेट, ठीक है? उसमें ना ही उसकी किसी आंतरिक भाग में कोई भी प्लेट सीमाएं जो हैं गतिशील नहीं है, ये आपने बताया। फिर आपने बताया मुख्य भूमि भारत, जो मेन लैंड भारत है हमारा, उसमें अंतःक्षेपण क्षेत्रों का अभाव है, यानी कि सबडक्शन जोन नहीं बने हुए, ठीक है? जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर विवर्तनिकी की प्लेट जो है एक दूसरे में धंस रही होती है, वैसा भी कुछ भारत में नहीं है। दूसरा आपने रिफ्ट घाटियों का एग्जाम्पल दिया, ठीक है? कटकों के बारे में बताया कि अपसारी प्लेट सीमाएं जहाँ होती है वहीं होता है। तो बेसिकली आपको इसमें बताना क्या था, अगर हम समझे इसको, तो ये बताना था जो जो कारण ज्वालामुखी के बनने के होते हैं वो भारत में क्या है, उनका अभाव है, इसीलिए भारत में सक्रिय ज्वालामुखी इतने नहीं होते हैं, ठीक है? बस यही है। और हॉट स्पॉट, इसमें आप दक्कन ट्रैप का एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। रीयूनियन आइलैंड मैंने आपको बताया था, जब हम देख रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स, तो मैंने बताया था कि वहाँ पर आइलैंड आर्क कुछ बनते हैं। तो वैसे ही हमारा आइलैंड आर्क, जो भारत की जो प्लेट गतिशील अगर थी ना, इंडियन प्लेट, उस गतिशील प्लेट जब रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरी, जो कि रीयूनियन हॉट स्पॉट कहाँ पर है आपका, इंडियन ओशन में मौजूद है, उसके ऊपर से गुजरी, तो ये रीयूनियन हॉट स्पॉट क्या है, वॉल्केनो
का एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ से वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं। तो जब भारत की प्लेट उस रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी तो यहाँ पर क्या हुआ, उस प्लेट के नीचे से जो है वॉल्केनोज निकले और उस प्लेट के ऊपर आपके क्या बने, जब वॉल्केनोज निकले लेयर टू लेयर आपके दक्कन के जो ट्रैप हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, वो वहाँ रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या होता है इसको बाद में भी हम देखेंगे। आपका मेंटल प्लूम वाला जो प्रश्न आता है उस पर भी ये थोड़ा बहुत बेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ से ये गुजरी तो दक्कन ट्रैप हमारे बने, ये वाला इंसिडेंट भी आपको इसमें कोट करना है। ठीक है, दूसरा अपवाद तो है, अपवाद भी लिख दीजिए, जैसे बैरन द्वीप है वो कभी कभी फट जाता है हमारा। ठीक है, तो ये क्योंकि सबडक्शन जोन में है। देखिए बैरन द्वीप है आपने बताया, कहाँ है ये भी बता दिया, और उसी में ही आप बता रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्यों हो रहा है वहाँ पर अपवाद। ठीक है, वो भी बता रहे हैं। तो जैसा मैंने व्याख्या में बताया था ना, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये सब आपको जितने हो सकते हैं उतने कर लीजिए। हो सकता है कि कब छूट जाए, कोई बात नहीं। अगर आप कब भी डालना चाहते हैं ना तो आप बता सकते हैं कि उदाहरणतया यह 2015-16 में फटा था। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स में आप चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये वाली हो गए। अब कंक्लूजन की अगर बात करें, यानी कि निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष आपका जो जियोग्राफी है उसमें तो पर्टिकुलरली नहीं आएगा, लेकिन आपदा प्रबंधन वाले में आप ज़रूर डाल सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये गतिविधियाँ होती है वहाँ पर अत्यंत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं दूरगामी, जैसे कि वायुमंडलीय प्रदूषण वहाँ पे बढ़ जाता है, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आता है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आएगा तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैरन द्वीप में होता है और वहाँ पर ज़्यादातर इंसान तो नहीं रहते, लेकिन जो प्राणी हैं, बाकी प्राणी हैं, उन पर जितना इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दैट्स इट, आपको निष्कर्ष में भी ये चीज़ें लिखनी है। बाकी जब हम आपदा प्रबंधन करेंगे तब हम देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे भूकंप है उसका निष्कर्ष कैसे लिखें, उसके बारे में कैसे लिखें, उसका आपदा प्रबंधन का टॉपिक। ठीक है, और धीरे धीरे ये हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि आपके आंसर्स में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो नहीं आ पा रहे होंगे आपको इतने इजीली। ठीक है, नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत कंटेंट गैदरिंग पर फोकस करना है, थोड़ा ये डेटा इकट्ठा करना है, इस पर थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी है, और बाकी चीज़ें हो जाएगा। मैप वैप बनाने हैं, जो मैप है आपके हैंड रिटन होने चाहिए, जो कि आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ पेस्ट कर सकें। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि आपने बिल्कुल वर्ल्ड मैप वैसा कर रखा है जिसमें आप एटलस में देखते हैं, तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, आपको नहीं अंदाज़ा आ पाएगा कि मैं यहाँ पर क्या डालूँ और क्या छोड़ूँ। तो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है, ये नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही ये यहाँ पर रहेगा। ये आपका हो गया, इनमें थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन ऐसे ही डालिए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, एक पॉइंट को जो है व्याख्या उसमें करने के लिए। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया, इसके अलावा हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।